एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो विषय था हमारे सेशन का वो था कि जो एक मिनट, कोई और आ रहा है, कि कुक्ड फूड, इसके बाद मीट, अंडा, नॉनवेज जो हम लोग खाते हैं, ये इसको खाते हुए बीमारी क्यों नहीं ठीक होती है। और उसके पहले हमारा एक विषय था कि मूल आहार का जो प्रश्न है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। वो इसीलिए है क्योंकि बाकी जितनी भी चिकित्सा पद्धति हैं नेचुरोपैथी के अलावा, ये कोई भी एक इस प्रश्न के ऊपर ध्यान नहीं देती, इसको एड्रेस नहीं करती हैं या इस पे दिमाग लगाना नहीं चाहते। पता नहीं क्यों, ये तो मुझे आज तक समझ में नहीं आया। जबकि जो लोग भी जीव विज्ञान पढ़ते हैं उन लोग इस बात को समझते हैं कि किसी भी जीव को जिंदा रहने के लिए उसको एक पर्टिकुलर विशेष प्रकार के एक वातावरण की आवश्यकता होती है, और जिस खाने को खाने के लिए उसका शरीर इवॉल्व हुआ है ना, उसका विकास हुआ है, उसकी संरचना बनी है, वही खाना वो खाता है। यही तो, ऐसा ही तो नियम है ना। लेकिन वो मनुष्य के बारे में जब सवाल आता है, जब क्वेश्चन आता है, तो इस बारे में सब लोग चुप्पी साध लेते हैं। उन लोग बोलते हैं कि जो आप खा रहे हैं वही आपका खाना है, दैट इज स्टैंडर्ड डाइट। जैसे इंडियन स्टैंडर्ड डाइट हो गया, अमेरिकन स्टैंडर्ड डाइट हो गया, चाइनीज स्टैंडर्ड डाइट हो गया। तो उन लोग जो खाते हुए लोगों को देखते हैं ना, उनको लगता है कि बस यही डाइट है। लेकिन यदि बारीकी से अपन इतिहास का यदि अध्ययन करें, तो मैंने जैसे पहले भी बताया कि बहुत परिवर्तन हुए हैं डाइट में। ये डाइट जो आज हम देखते हैं ऐसी पहले नहीं थी। और जब मनुष्य इतना, उसका मस्तिष्क का विकास नहीं हुआ था, पावर ऑफ ट्रांसलेशन इतना विकसित नहीं हुआ था, सोच समझदारी साइकोलॉजी का उतना विकास नहीं हुआ था, जिसको हम लोग कॉग्निटिव रेवोल्यूशन बोलते हैं, वो नहीं हुआ था। उसके पहले मनुष्य भी प्राकृतिक नियम के अधीन ही खाना खाता था। ये तो बाद में उसने फिर सोच समझ के दिमाग लगा के खाना चालू किया। बाकी जो जानवर हैं वो खाना दिमाग लगा के नहीं खाते हैं, उनकी नेचुरल इंस्टिंक्ट बोलती है, वो उसको सूंघते हैं, उसको चखते हैं। आप कभी किसी बंदर को नींबू देना, वो नहीं खाएगा। उसको मीठे फल देना, वो खा लेगा, उसको चखेगा, उसको फेंक देगा। और भी कुछ ऐसी चीज़ यदि दोगे उसको खाने लायक नहीं है, तो उसको चख के सूंघ के उसको फेंक देता है। लेकिन एक मनुष्य एक ऐसा जीव है जो अपने विकास क्रम के दौरान जब वो सामाजिकृत हुआ, तो उसने फिर बहुत सारी चीज़ों के आविष्कार किए उन्होंने, और अपने सुविधा के लिए किए। वो प्राकृतिक नियमों के अधीन रह के या उसको उसमें सामंजस्य बैठाने के लिए कोई आविष्कार नहीं किए। उनको लगा ये अच्छा होता है तो उन्होंने कर लिया। यही नियम उन्होंने खाने के ऊपर भी लागू कर दिया। जबकि खाना जो होता है वो आविष्कार का विषय नहीं होता है। खाना जो होता है वो डिस्कवरी का विषय होता है, खोज का विषय। जैसे मान लीजिए मुझे किसी जंगल में डाल दिया जाए और उसमें मुझे जीवित रहना पड़ेगा, तो मैं कैसे जीवित रहूँगा? मैं खा खा के देखूंगा फलों को, पत्तियों को, जो भी चीज़ मिलती है उसमें से जो मेरी बॉडी में सेट हो पाएगी प्राकृतिक हिसाब से, मैं उसी को खाना चालू करूंगा। तो खाना जो है प्रकृति में मौजूद रहता है, इसको बनाना नहीं पड़ता। प्राकृतिक नियम यही है। और उसका आविष्कार नहीं करना पड़ता, वो जीव की उत्पत्ति के पहले मौजूद रहता है। ये बिल्कुल निश्चित नियम है कि जीव उत्पन्न ही नहीं हो सकता यदि उसका खाना इस पृथ्वी में मौजूद ना हो। तो जीव की उत्पत्ति के पहले ही प्रकृति उसके खाने को तैयार रखती है, उसको बनाना नहीं पड़ता। सिर्फ मनुष्य ऐसा है जो खाने को बना बना के खा रहा है। तो ये फितूर, ये दिमाग में उसके जो भ्रम पैदा हुआ, ये इसलिए हुआ कि उसको लगा कि सभी चीज़ को मैं कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, तो चलो खाने के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब एक खाना हम नहीं खाएंगे, इसको बदल देते हैं, ये भी खा के देखते हैं, पक्षियों को भी खाना खा के देखते हैं, शेर या मांसाहारी कभी खाना देखते हैं। एक्सीडेंटली कभी खा लिया होगा, या कभी क्राइसिस आया होगा, खाना नहीं मिल रहा तो उसको खा के देखा, थोड़ा ठीक लगा तो बोला चलो खा के देखते हैं। लेकिन बाकी जीवों में और हमारे अंदर मनुष्य में जो डिफरेंस था कि बाकी जीवों ने खाने को बहुत धीरे धीरे बदला, बहुत ही धीरे धीरे। उसमें हजारों साल लगे, और ये बदलने के क्रम में उनकी आंतों की बनावट, उनके दांतों की बनावट, उनकी संरचना, शरीर की बनावट, वो उनका डीएनए में परिवर्तन हुआ।
किसके हिसाब से? खाने के हिसाब से। तो इसलिए वो खाना वो धीरे-धीरे वो एडॉप्ट करते गए। हम लोगों ने क्या किया, आप देखिए आज से 100 साल पहले, 50 साल पहले का खाना ऐसा नहीं था। इवन आज से 25-30 साल पहले का खाना ऐसा नहीं था। हम लोग इतने जल्दी खाने में परिवर्तन कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उस हिसाब से हमारी बॉडी जो है, वो वैसी पड़ी हुई जैसी पहले थी। आज भी जो हम लोग डीएनए टेस्ट करेंगे, यदि होमो सेपियन पुरानी जो कंकाल वगैरह मिलते हैं और हमारे डीएनए में कुछ भी खास परिवर्तन नहीं हुआ। संरचना में, दांतों की संरचना में परिवर्तन नहीं हुआ। शरीर की मुख्य बनावट में थोड़ी बहुत चीज़ इस मतलब चलने फिरने के तरीके में जैसा एक परिवर्तन आता, बाकी मूलभूत रूप से संरचना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन खाने में हमने परिवर्तन कर लिया और वो हमने प्राकृतिक नियम के अधीन नहीं किया। तो जब हम ऐसा करते हैं तो प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन हो जाता है और ये उल्लंघन जो है ना बीमारी का कारण है। और वो उल्लंघन हमने खुद भी किया और हमने जो जीवों को पालतू बनाया उनको भी करवा दिया। घर में कुत्ता पाला तो उसको रोटी सब्जी खिलाना चालू कर दिया, गाय को अन्न खिलाना चालू कर दिया, दाना खिलाना चालू कर दिया। तो ये हमने खुद भी अपने आप को बिगाड़ा और दूसरे जानवरों को बिगाड़ा। इसलिए खुद मनुष्य जाति के अंदर भी बीमारियों की बाढ़ आई और पशु पक्षियों के अंदर भी बीमारियों की बाढ़ आई। उसके लिए फिर वेटनरी डॉक्टर खोल गए, बड़े बड़े हॉस्पिटल खोल दिए गए और हमारे लिए नर्सिंग होम और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोल दिए गए। और जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, डॉक्टरों की संख्या, मरीजों की संख्या बढ़ रही है, दवाइयों की संख्या बढ़ रही है, वैक्सीन की संख्या बढ़ रही है, ऑपरेशन की संख्या बढ़ रही है, प्रोसीजर की संख्या बढ़ रही है, ट्रांसप्लांट की संख्या बढ़ रही है, उसमें कोई कमी नहीं है। फिर भी क्यों ऐसा हो रहा है कि बहुतायत जो जनसंख्या है, अब जो डॉक्टर्स हैं, तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई अनपढ़ गंवार है, पढ़े लिखे सब हैं, लेकिन कभी भी इस बात को लेके चर्चा हो नहीं रही है समाज में। बड़े दुख की बात है कि इतनी जो बीमारी हैं, ये बीमारी कम क्यों नहीं होती है और क्या चीज़ ऐसी छूट रही है जो जो नेग्लेक्ट हो रही है, जानबूझ के हो रही है, अनजान में हो रही है और बीमारी को संभालना मुश्किल हो रहा है समाज के लिए। इतना खर्चा गवर्नमेंट का, पब्लिक का, समय बर्बादी, परेशानी, मानसिक टेंशन, लेकिन उसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही है। तो मैं हर बार बोलता हूँ, अपने सेशन में भी बोलता हूँ कि हर चीज़ का जवाब जो है ना, वो प्रकृति के अंदर है, नेचर के अंदर। उसमें जो चाहिए होता है नेचर को ऑब्जर्व करने वाला। प्रकृति मांगती है कि आप उसको ऑब्जर्व करिए, उसको महसूस करिए और उसके नियम को समझिए, आत्मसात करिए। तो हम लोग यदि बारीकी से अध्ययन करके देखें कि प्रकृति के नियम में कि लोग कैसे खाते हैं, खाने का क्या नियम है, तो मैंने बताया खाने के दो ही नियम होते हैं। पहली बात तो खाने को प्राकृतिक तरीके से, जिस तरीके से प्रकृति ने आपको प्रदत्त किया है, प्रदान किया है, उसी रूप में खाया जाता है। प्रकृति खाने को जैसा बनाती है उसको उसी रूप में खाया जाता है और सभी जीव करीब करीब एक बार में एक ही चीज़ खाते हैं और भरपेट खा सकते हैं। तो वही नियम हमारे ऊपर भी लागू होता है कि हमको एक बार में एक चीज़ खाना है और भरपेट खाना है। तो वो इतनी सारी चीज़ जो हम लोग घर में खाते हैं उसमें से आप तय करके देख लीजिए। इसके पहले मैंने एक्सपेरिमेंट आप लोग को ओपनली बताया था कि इतनी सारी चीज़ हम लोग खाते हैं, उस खाने में देख लीजिए क्या ऐसी चीज़ है उसमें जो आप भरपेट अकेले खा सकते हैं। आप नॉनवेज अकेले भरपेट नहीं खा सकते, कच्चा मांस को कच्चा आप नहीं खा सकते, आप मच्छी को कच्चा नहीं खा सकते, आप गेहूँ चावल दाल को कच्चा नहीं खा सकते, है ना, आप तेल को कच्चा नहीं पी सकते, आप मसालों को कच्चा नहीं खा सकते अकेले तौर पे, एकल आहार के तौर पे, मोनोडाइट के तौर पे। लेकिन फल सब्जी सलाद ऐसी चीज़ है जिसको आप अकेले, एटलीस्ट फल को तो आप अकेले भरपेट खा सकते हो। यदि हम आपको एक तरबूज दे दें 1-2 किलो का, 3 किलो का, तो आप खा सकते हो, उसमें आपको अच्छा भी लगेगा क्योंकि वो आपकी प्राकृतिक जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है, आपकी जो प्राकृतिक जो क्या बोलते हैं, आपकी जो एक सहजात प्रवृत्ति जिसको बोलते हैं, वो है, वो आपको उसी की तरफ ले जाती है जो आपका मुख्य खाना है। लेकिन ये हमको ऐसा समझ-बूझ के करना पड़ता है, बाकी जानवरों में ये सहजात प्रवृत्ति से होता रहता है। तो यही इसकी मूल बात है कि मूल आहार जो है, वो क्योंकि हम नहीं खा पा रहे हैं, भूल गए हैं, रॉन्ग प्रैक्टिस हो गई है सालों से और ये हज़ारों सालों से हो गई। जब से आग का आविष्कार हुआ उसके पहले से धीरे-धीरे चालू हुई और फिर खेती के आविष्कार के बाद ये तो जैसे बोलते फ्लड आ गई, बाढ़ आ गई, है ना, अलग-अलग प्रकार के खाने, अलग-अलग प्रकार के एक्सपेरिमेंट हो गए। तो इस वजह से ही बीमारी हो रही है।
तो बार-बार जब हम लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि जो बीमारी हुई है वो प्राकृतिक नियमों के उल्लंघन से हुई है, तो इसका जवाब क्या है? रिटर्न टू नेचर। जब भी आप बीमार पड़ते हैं तो जरूर प्राकृतिक नियमों का कहीं ना कहीं उल्लंघन लगातार हो रहा है, और इसका जवाब यह है कि हमको वापस नेचर की तरफ, प्रकृति की तरफ जाना है। तो प्रकृति की तरफ जाने का मतलब होता है जो प्राकृतिक आहार हमको प्रदत्त किया गया है प्रकृति द्वारा, वो खाना है, हम लोग ठीक होना चालू करेंगे। इतना सरल सवाल। लेकिन फिर भी ये जो सालों की जो क्या बोलते हैं, जो प्रैक्टिस होती है, ये आदत होती है। ज़्यादातर लोग समाज में जो जीवन जीते हैं वो लॉजिक से नहीं जीते हैं, वो प्रैक्टिस से जीते हैं। जैसा उनको बना दिया गया है वो सोचने के लिए तैयारी नहीं होते दिमागी। और ये कोई आम आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें एजुकेशन का कोई लेना देना नहीं है कि आप किसी को समझाएंगे कि आपको ये खाना चाहिए, फल आपके लिए आहार है, आपकी आंतों की संरचना ऐसी है कि आप फल खाना चाहिए हमको, आप फल खाने के ठीक हो जाएंगे। तो इसको समझने के लिए और समझाने के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत नहीं है। जिसके अंदर प्राकृतिक नेचुरल इंस्टिंक्ट बचा है वो बहुत जल्दी समझ जाता है। मैंने बताया, जैसे अभी आपने देखा वो एक बहुत रिमोट एरिया से, गांव से आए हुए हैं, है ना, उनको समझाने मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगा। लेकिन मेरे पास पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर्स आते हैं, इवन एमडी, जो एलोपैथिक एमडी लोग भी आते हैं, वकील आते हैं, आईएएस आते हैं, उनको समझाने में हमको पसीने छूट जाते हैं। इतना सरल सा सवाल। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जिन्होंने कभी इस तरह की बातें नहीं सुनी कि मुख्य आहार, मूल आहार का सवाल इतना क्यों इम्पोर्टेंट है, मूल आहार ही खाने से सब बीमारी ठीक हो जाएगी। उनको थोड़ा सा भी समझा दो समझ जाते हैं। हाँ डॉक्टर साहब ऐसा होता है, सही बात है, समझ जाते हैं, क्योंकि उनकी इंस्टिंक्ट है, नेचुरल इंस्टिंक्ट है। तो इसमें कोई एजुकेशन का सवाल नहीं है, कोई बहुत बड़ी डिग्री लेना नहीं है आपको। ये आपको समझना है कि प्राकृतिक नियमों को उल्लंघन जो हमने खाने में सालों से किया है और करते चले आ रहे हैं, वो बीमारी की वजह है। उससे गंदगी बन रही है, टॉक्सिन बन रहा है, टॉक्सिन जम रहा है, बीमारी हो रही, सिम्टम आ रहा है। अब इससे बचने का उपाय क्या है? वापस हमको मूल आहार पे जाना है। ये इतना सरल सवाल है। फिर भी ये दिमाग में लोगों के आता है कि नहीं, थोड़ा समझाइए मुझे कि क्यों मांस जो है हम लोगों को नहीं खाना चाहिए। जैसे यूरोपियन कंट्री है, भारत में तो शाकाहारी बहुत लोग हैं, लेकिन बहुत सारी कंट्री हैं जहाँ तो ज़्यादातर लोग मांसाहारी है। अभी धीरे धीरे लोग शाकाहार की तरफ आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारी कंट्री हैं वहाँ पे तो मांसाहार खाते हैं। तो उनको कैसे समझ में आएगा कि नहीं, मांस नहीं खाना चाहिए? तो इसमें देखिए, इसको साइंटिफिकली भी हम लोग उसको प्रूव कर सकते हैं। वो थोड़ा कठिन होगा समझना, हो सकता है किसी किसी को। और एक बहुत सरल तरीका है वो जो मैंने बताया, प्रकृति की तरफ देखिए। प्रकृति के जो जीव भी मांसाहार खाते हैं उनका तरीका खाने का क्या है और कैसे उनको मांस बच जाता है। पहली बात तो नंबर 1 ये है कि मांस चबाने वाला खाना नहीं है। हम लोग जो जीव हैं, मनुष्य जीव हैं, चबाने वाला। हम लोग खाने को चबाना पड़ता है हमको, हम लोग खाने को चबा के खाते हैं। लेकिन मांस एक ऐसा पदार्थ है जिसको कि निगलना पड़ता है। इवन शेर उस मांस को 2-4 टुकड़े करके निगल लेता है। मगर बोलो मांस खाने वाला, वो पूरा का पूरा खाने को निगलता है। क्यों निगलता है? क्योंकि उनका शरीर इस तरीके से बना हुआ कि उसका प्रोटीन का डाइजेशन मुंह में होता ही नहीं है। उसको केवल दांत इस तरीके से दिए हैं कि उसको तोड़ सके, सॉफ्ट हड्डियों को मरोड़ सके और उसको 2-4 छोटे टुकड़े करके निगल ले। कुछ जीव तो पूरा सेंगा, पूरा सिंगल पार्ट में उसको निगल लेते हैं। सांप है निगल लेता, अजगर है जीव को निगल लेता। तो मांस, पहली बात तो है कि ये चबा के खाने वाला खाद्य पदार्थ है ही नहीं, इसको चबा ही नहीं सकते आप। यदि आपको हम मुंह में डाल भी दें, आपको ये लीजिए आप खाइए मांस को, कच्चा मांस, पक्का की बात नहीं कर रहा हूँ, कच्चा मांस प्राकृतिक रूप में आप चबा के नहीं खा सकते, इसीलिए वो पका के लोग खाते हैं। तो पहली बात तो वो चबा के खाने वाला पदार्थ नहीं है, और हम लोग हैं चबा के खाने वाले जीव। तो पहली बात तो हमारा खाना इस नियम से ही हमारा खाना नहीं हुआ, उसको क्रॉस कर दीजिए। दूसरा, एक मैं इसको लॉजिकली साइंटिफिकली प्रूव करता हूँ कि जो जीव भी मांसाहार करते हैं, हाई प्रोटीन डाइट, हाई फैट डाइट जो खाते हैं, उनकी बॉडी में अमोनिया पहले बनती है। इसका जो बाई प्रोडक्ट होता है ना प्रोटीन का, अमोनिया होता है। अमोनिया बहुत जहरीली गैस होती है, उसको लीवर जो है वो यूरिया में बदलता है। यूरिया भी खतरनाक चीज़ है, तो शरीर उसको ब्रेक डाउन करके फिर यूरिक एसिड में बदलता है। और जो मांसाहारी जीव हैं वो यूरिक एसिड को भी ब्रेक डाउन करने का यूरिकेस एंजाइम उनके अंदर होता है,
या यूरेट ऑक्सीडेट नाम का एंजाइम होता है, उससे वो यूरिक एसिड को एलेंटोइन बोलते हैं। एलेंटोइन एक वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस में बदल देता है, जो आसानी से किडनी से, यूरिन से उनका निकल जाता है। ये किनका है? जो मांसाहारी जीव हैं उनके शरीर में यूरिक एस नाम का एंजाइम बनता है, जो यूरिक एसिड को भी ब्रेक डाउन कर देता है। इसीलिए शेर को कभी भी आप आर्थराइटिस वगैरह होता नहीं है, गाउट वगैरह जो गठिया बात नहीं होता है। जो भी मांसाहारी करने वाले जीव हैं किसी को नहीं होता, जबकि प्रोटीन डाइट खाते हैं, हाई प्रोटीन डाइट खाते हैं। लेकिन मनुष्य यदि हाई प्रोटीन डाइट खाने लगे तो उसको स्टोन हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन होगी, किडनी है उसकी फेल होगी, सीकेडी हो जाएगा, बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी, उसको गाउट हो जाएगा, आर्थराइटिस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में यूरिक एसिड को ब्रेक डाउन करने के लिए यूरिकेज एंजाइम जो है ना, या यूरेट ऑक्सीडेज एंजाइम नहीं बनता। तो जो यूरिक एसिड है ये वाटर सॉल्युबल नहीं है, इसको ध्यान दीजिए आप। ये पानी में घुलनशील नहीं है, तो ये किडनी में जमेगा, है ना, जॉइंट्स में जमेगा और शरीर को बर्बाद कर देगा। तो इसलिए बहुत कम मात्रा में यदि कुछ लोग खाते हैं तो उनका चल जाता है, किडनी थोड़ा बहुत तो निकाल देती, छोटे छोटे पार्ट में यदि है। लेकिन यदि थोड़ा ज़्यादा खाना चालू कर दिया किसी लोगों ने कि नहीं तो बढ़िया है, खाने की चीज़ है, खा लिया, और वो यदि आदत हो गई तो उनको फिर ये सब बीमारी जितनी है, चाहे वो हार्ट डिजीज़ हो, चाहे किडनी डिजीज़ हो, चाहे जॉइंट्स का प्रॉब्लम हो, इन्फ्लेमेशन हो, कैंसर हो, बहुत सारी चीज़। और दूसरी बात है कि क्योंकि मांस को आप बिना पकाए नहीं खा सकते, तो जब उसको पकाते हैं तो उसमें फिर हम लोग बहुत सारी चीज़ों को, मसाले, तेल वगैरह डालते हैं, नमक वगैरह डालते हैं, और नमक के साथ मिलने के बाद ये जो उसमें क्लोराइड होता है, क्लोराइड के साथ मिलने के बाद इसको गर्म करते हैं हाई टेम्परेचर में, तो डायोक्सिन नाम का एक टॉक्सिन बनता है जो हमारी बॉडी एक्सक्रीट नहीं कर पाती, और वो बहुत सारी बीमारी इंक्लूडिंग कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बहुत कॉमन है ये, जो नॉन वेज जिन लोग खाते हैं या जो बहुत प्रोटीन वाली चीज़ खाते हैं, तो उस पर बनता है क्लोराइड की उपस्थिति। जब उसको हाई टेम्परेचर में हम लोग गर्म करते हैं तो डायक्सिन नाम का एक बहुत खतरनाक है, कॉमन, आप कभी भी सर्च कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा, बहुत खतरनाक टॉक्सिन है ये, और ये आमतौर पे बहुत ज़्यादा पाया जाता है लोगों के शरीर में। ये दूसरे भी उसके माध्यम है आने के, लेकिन ये एक माध्यम है कि नॉन वेज जो हमारे शरीर में जाता है। इसके बाद अभी तो और कुछ हो गया है कि नॉन वेज जो है वो प्राकृतिक तौर पे जंगल से तो या कोई शिकार करके ला नहीं रहा है, वो तो पोल्ट्री में बन रहा है। तो पोल्ट्री में फिर मनुष्य ने क्या किया, उनको बड़ा करने के लिए, उनका वजन बढ़ाने के लिए इंजेक्शन लगाना चालू किया हार्मोन के, उनको दाना खिलाना चालू किया, उनको ऐसी चीज़ें उनके आहार में सम्मिलित कर ली जो उनका वजन जल्दी बढ़ाएगी, अप्राकृतिक चीज़ें। तो उनका मांस जो है वो भी खतरनाक होने लगा, उनके शरीर में ऑलरेडी वैक्सीन लगने लगी, उनको एंटीबायोटिक लगने लगे। एक मुर्गे को, यदि आप किसी पोल्ट्री वाले को जानते हो, तो उसको कम से कम 23 से 27 प्रकार की, 30 प्रकार की वैक्सीन और एंटीबायोटिक देना पड़ता है, और वो उसके शरीर में जमती रहती है। जब आप पोल्ट्री का चिकन खाते हैं तो वो सब आ जाता है। तो एक तो वैसे ही नॉनवेज हमारा खाना नहीं है, और वो भी प्राकृतिक नहीं है, तो आज के ज़माने में तो क्या बोलना चाहिए, पूरी बीमारी की जड़ है। एक और पदार्थ है मिल्क प्रोडक्ट, जिसके बारे में हमारी तो यहाँ पे लिखा है कि श्री कृष्ण भगवान भी मिल्क प्रोडक्ट खाते थे, लोगों को बोलते थे, दही खाते थे, चुराते थे, ये सब तो लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं होते। हम लोग भी याद ही हैं, हम लोग का भी धंधा पहले यही था एक ज़माने में। तो जब किसी से बोलो कि ये तो सबसे खतरनाक चीज़ है, मिल्क प्रोडक्ट आपके लिए कैंसरस है, तो लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन 2011 के बाद जो रिसर्च हुई है, आपको मैंने एक वेबसाइट का नाम भी बताया था, nomilk.com, उसमें पढ़ी है। तो लोग जितनी भी रिसर्च लेटेस्ट हो रही है वो वेबसाइट वाले सब उसको इंक्लूड करते हैं, इनकॉर्पोरेट करके उसमें रखते हैं, उसको आप पढ़ सकते हो कि कैसे जो है ना मिल्क प्रोडक्ट हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, कैसे उसके जो ग्रोथ हार्मोन है, जो हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए जितने चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा, 7-8 गुना ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन है, वो कैसे हमारे शरीर में एबनॉर्मल ग्रोथ को जन्म देते हैं सेलों की, और एबनॉर्मल ग्रोथ का मतलब ही है कैंसर। तो यदि कोई पूछे किसी से कि किसी को यदि कैंसर है तो घर से, या कैंसर की टेंडेंसी है मान लो, तो घर से सबसे पहले कौन सा पदार्थ बाहर फेंकना चाहिए, तो सबसे पहले मिल्क को बाहर करना चाहिए। मिल्क प्रोडक्ट, एनी मिल्क प्रोडक्ट, वो चाहे एकदम प्राकृतिक गाय हो, गिर गाय हो, किसी भी गाय का नाम पे चल रहा हो,
पोल्ट्री का हो, क्या बोलते हैं, डेयरी फार्म का हो, कहीं का भी हो, प्रोसेस किया हुआ सभी मिल्क जो है वो नुकसानदायक है, इन्फ्लेमेटरी होते हैं। और प्राकृतिक नियम ये है कि दूध के एंजाइम एक उम्र तक ही हमारा शरीर बनाता है। जब बच्चा पैदा होता तो 1.5-2 साल, पौने 2 साल तक जो एंजाइम बनते हैं लैक्टोज को ब्रेक डाउन करने के, वो एक एज के बाद नहीं बनते हैं। उसके बाद भी यदि हम वो दूध पीते हैं तो वो हमारे शरीर में लैक्टोज इंटॉलरेंस के नाम से बोलो जैसा भी हो, वो एलर्जी पैदा करता है और दिक्कत पैदा करता है। वो किसी किसी के समझ में आता है, किसी किसी के समझ में नहीं आता, लेकिन वो रहता है। और वो जब बड़ी बीमारी के रूप में सामने आता है तब लोगों को ये समझ में आता है कि नहीं, मिल्क भी कारण है। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि हम लोग इतनी सारी चीज़ों को खाते हैं, है ना, मिक्स डाइट के नाम पे इतनी सारी चीज़ों को खाते हैं कि बाद में हमको समझ में नहीं आती इसमें से कौन सी चीज़ नुकसान करती है, कौन सी चीज़ नुकसान नहीं करती। जब क्रॉनिक बीमारी हो जाती है ना बड़ी, तब जब लोग मरीज अब आते हैं और अपने दुखड़ा रोते हैं तो उनसे पूछा जाता है तो वो तो बोलते हैं हम तो नॉन वेज भी खाते हैं, मिल्क भी लेते हैं, दूध दही भी खाते हैं, गुड़ शक्कर भी खाते हैं, बाहर भी खाते हैं होटल के। तो इतनी सारी चीज़ उसमें इन्वॉल्व रहती है कि आप बताते बताते आप थक जाओगे। वो उन लोग सोचते हैं कि अब तो हम खाना क्या खाएंगे, अब तो सब मना कर रहे हो। वो इसीलिए ऐसा होता है कि सभी कुछ फल के अलावा जो भी चीज़ होती है ना, फल और सब्जी सलाद और कुछ सीड्स और नट्स जो कम मात्रा में हम लोग एडजस्ट कर पाते हैं, उसके अलावा बाकी जितने खाने हैं, जितने प्रकार के खाद्य पदार्थ हम लोग खाते हैं, वो सभी खाद्य पदार्थ जो है ना हमारे शरीर के लिए समस्या पैदा करते हैं पाचन में, और उसमें टॉक्सिन बहुत ज़्यादा बनता है। 1930 में एक रिसर्च हुई थी स्विट्जरलैंड में। वो रिसर्च हुई थी कि पका हुआ खाना हमारे शरीर में क्या करता है, मतलब उसका पाचन कैसे होता है और शरीर शरीर उसको कैसे हैंडल करता है। जैसे फल खाते हैं तो फल को शरीर हैंडल करता है, आसानी से पच जाता है, रेसिड्यू कम है, टॉक्सिन कम बनता है, बाई प्रोडक्ट कम बनता है। तो वैसे ही जो पका हुआ खाना है और कच्चा खाना, दोनों में क्या डिफरेंस है। जब हम पका खाना खाते हैं और जब हम कच्चा खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में उसका पाचन कैसे होता है। तो उसमें उन्होंने बताया रिसर्च में, इस रिसर्च को बहुत पॉपुलर नहीं हो पाई क्योंकि जैसा आजकल होता है ना, पॉपुलर होने के लिए तो उसके पीछे कुछ चाहिए, प्रचार तंत्र चाहिए। तो इसलिए नहीं हो पाई कि वो होने से बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता, बीमारियों का समाधान हो जाता। तो उसमें उन्होंने ये बोला था, रिसर्च में जो उभर के आया, कि जब आप पका हुआ खाना खाते हैं तो वो खाना आपके शरीर में सेलुलर लेवल पे एक थ्रेट होता है, आपके सिस्टम के ऊपर थ्रेट होता है। जैसे फॉरेन बॉडी आती है ना, हम लोगों ने बताया अभी चर्चा की बीमारी के कारण क्या है, फॉरेन बॉडी, टॉक्सिन। तो पके हुए खाने को शरीर बहुत माइल्ड टॉक्सिन के हिसाब से ट्रीट करता है, और उसमें पूरे शरीर में सिस्टम में, सेलुलर सिस्टम हो, किडनी हो, ब्रेन हो, आपका लीवर हो, सभी के ऊपर एक बहुत हल्का सा इन्फ्लेमेशन आ जाता है, तनाव आ जाता है। इसीलिए देखा जाता है कि कोई भी बड़ी बीमारी, जो थर्ड स्टेज की, जो मैंने पहले दूसरी क्लास में बताया था कि तीसरे स्टेज की बीमारी जैसे कैंसर है, पार्किंसन है, किडनी फेलियर है ना, इस तरह की बीमारी है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, इस टाइप की बीमारी है, बहुत क्रॉनिक बीमारी है, वो कुक्ड फूड खाते हुए नहीं जाती हैं शरीर से। क्यों? क्योंकि ये बीमारी भी इन्फ्लेमेशन, वो बताया था ना, इनर्वेशन, इरिटेशन, इन्फ्लेमेशन, अल्सरेशन, इंड्यूरेशन, ये सब स्टेज को पार करते हुए वहाँ पहुँची हैं। तो यदि बॉडी में खाने से ही इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाएगी तो शरीर को मौका कहाँ मिलेगा। शरीर तो इस इन्फ्लेमेशन से लड़ता रहेगा, जो अलग से एक थ्रेट के रूप में आपके खाने के रूप में डाल दिया है, तो वो बड़ी बीमारी से नहीं लड़ पाता। इसीलिए जब कैंसर का रोगी हम लोग के पास आता है, किडनी फेलियर का रोगी आता है, तो हम लोग बड़े परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इतना परहेज उसको करना पड़ता है, जो एक्चुअली में परहेज नहीं है। जो सही खाना उसको खाने के लिए हम लोग जो बताते हैं, तो वो तो परेशान हो जाता है बेचारा। क्यों? सही बात है, इतना बड़ा चेंज उसको करना पड़ता है, जो एक बहुत बड़े, क्या बोलना चाहिए, क्रांतिकारी परिवर्तन जैसे हो। सालों से लोग खाते चले आ रहे हैं, उनको लगता है हमारे पूर्वज भी यही खाते थे, और उनको तो कुछ नहीं होता था। सबको होता था, बाद में होता था, आपको अब जल्दी होने लगा क्योंकि खाने में आपने बहुत ज़्यादा परिवर्तन कर लिए। तो पका हुआ खाने से आप फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज की कुछ बीमारी को ही ठीक कर सकते हैं, थोड़े बहुत रूप में, उपवास उपवास करके दूसरे तरीके से। लेकिन थर्ड स्टेज की बीमारी जो है वो पका हुआ खाना खाते हुए ठीक नहीं होती। इसीलिए हम लोगों को भी दिक्कत होती है,
लोगों को समझाने में और बार बार उनको फीडबैक लेके फिर समझाने में और उनकी जो समस्या उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए कि इसको ऐसे मैनेज करिए, इसको ऐसे मैनेज करिए, वो भी बेचारे परेशान हो तो हम लोगों को भी दुख होता है। लेकिन इसका कोई उपाय नहीं है। इसलिए उपाय नहीं है कि मैंने पहले बताया कि पका हुआ खाना जो है वो आपके शरीर के लिए एक थ्रेट है। तुरंत जैसे हम पका हुआ खाना खाते हैं वही वाइट ब्लड सेल बढ़ जाते हैं बॉडी में, ये रिसर्च बताती है। तो वाइट ब्लड सेल कब बढ़ते हैं? जब शरीर को लगता है कि ये शरीर के लिए काम की चीज़ नहीं है, नुकसान करने वाली चीज़ है, इसको हमको मैनेज करना है। तो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, शरीर का जो पावर है इसको हैंडल करने का, वो बढ़ जाता है। लिम्फेटिक सिस्टम एक्टिव हो जाता है, लीवर एक्टिव हो जाता है। लेकिन क्योंकि वो खाना है, शरीर के पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो शरीर उसको भी कैसे भी करके पचाता है। इसीलिए जब आप डाइट चेंज करेंगे और फलाहार पे, रसाहार पे, रॉ फूड पे आएंगे तो आपको बहुत हल्का महसूस होता है सेलुलर लेवल पे। ये बात ज़रूर है कि शुरू में कुछ वजन वगैरह गिरेगा आपका, लेकिन जैसे आपका शरीर एडजस्ट करेगा तो आपकी बॉडी का जो तनाव है, जो प्रेशर है, जो भार भार है, वो सब खत्म हो जाएगा। आपको अच्छा लगने लगेगा, आपकी मेमोरी है, आपकी नींद है, आपका सब कुछ। तो उसका कारण यही है। तीसरी चीज़ ये है कि इतने सारे जीव हैं पूरी पृथ्वी में, कोई भी खाना खाता है ना, अपने दांत नहीं साफ करता। किसी को दांत साफ करने की जरूरत नहीं पड़ती और किसी के दांत खराब नहीं होते। सिर्फ एक जीव मनुष्य ऐसा है जो 2 बार 3 बार दांत साफ करता है, लेकिन उसके बाद भी आप देखो ना डेंटल हॉस्पिटलों की संख्या क्यों होता है? क्योंकि वो खाना जो एसिडिक होता है, जो हमारा खाना नहीं है, वो हमारे दांत से लेके, आंत से लेके, मल द्वार तक सबको गंदा कर देता है। हर जगह चिपकता है वो। आप कभी फल खाएंगे, यदि आप 100% फूड डाइट पे हैं या सलाद ले रहे हैं, तो आपको दांत साफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके दांत कुछ दिनों के बाद ऑटोमेटिकली चमकने लगेंगे और आजीवन वैसे ही चमकेंगे जैसे बाकी जीवों के चमकते हैं। जब जीव मरते हैं तो यदि वो प्राकृतिक अपने वातावरण में रह रहे हैं और प्राकृतिक खाना खा रहे हैं तो उनके दांत कभी टूटते फूटते नहीं। एक्सीडेंट हुआ, कभी किसी जानवर से आपस में लड़ाई हुई तो उनके दांत खराब होते हैं। तो यदि आप प्राकृतिक खाना खाएंगे तो आपके दांत खराब नहीं होंगे, आपको मंजन करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी जीभ साफ रहेगी, आपके दांत साफ रहेंगे, आपकी इंटेस्टाइन साफ रहेगी, है ना, आपका ब्लड साफ रहेगा, आपका लिम्फ साफ रहेगा। क्यों? क्योंकि आप वही खाना खा रहे हैं जो शरीर में सबसे आसानी से पचता है, सबसे कम समय में, और पकने के बाद शरीर में कोई ऐसी गंदगी नहीं बनाता जो गंदगी आपके शरीर को बीमार करेगी या जम जाएगी। तो फलाहारी लोग हैं उस बात को समझते हैं, या जो रॉ डाइट पे रहते हैं वो समझते हैं कि जब हम लोग इस तरह का खाना खाते हैं तो हमारे दांत बहुत ज़्यादा गंदे नहीं होते, हमारी आंतें बहुत ज़्यादा गंदी नहीं होती, हमारा जो मल निकलता है वो बदबूदार नहीं होता, हमारे शरीर के जो स्राव होते हैं वो बदबूदार नहीं होते हैं। यही तो साइन है, यही तो सिग्नल है कि आपका शरीर बीमार होने वाला है। जब आप ऐसा खाना खाते हैं जिससे आपके दांतों में बहुत ज़्यादा गंदगी जमती है, आपके पसीने से बदबू आती है, आपके मल से बदबू आती है, आपके गैस से बदबू आती है, आपके डिस्चार्ज से बदबू आती है, जब ये आने लगे तो समझना चाहिए कि आपकी बॉडी में बीमारी, चाहे वो पैथोलॉजिकल टेस्ट में पकड़ में आए चाहे ना आए, आप बीमार पड़ने वाले हो। तो यही 2-3 बातें हैं कि, और बहुत महत्वपूर्ण भी हैं। इसलिए महत्वपूर्ण है कि एक मुद्दे को यदि आप सॉर्ट आउट नहीं करते और आप केवल चिकित्सा पद्धति के ऊपर विश्वास करते हैं और उसके चक्कर में यदि पड़े हुए हैं, तो आप कितना भी प्रयास कर लें आप स्वस्थ नहीं हो पाएंगे। आज नहीं तो कल मैं जो बात बोल रहा हूँ, इस बात को, इस दुनिया को, समाज को समझना पड़ेगा कि हम एक ऐसे जीव को मैनेज करने का प्रयास कर रहे हैं, उसको बिना उसके मूल आहार को खिलाए हुए। हम उसको दवाई से मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसको ऑपरेशन से मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मूल बात पे ध्यान ही नहीं दे रहे कि एक्चुअली में ये जीव किस खाने के लिए बना हुआ है। वो खाना तो उसको दे दें, और एक बार उस खाने को दे के देखो, उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ती है उसको मैनेज करने की? नहीं पड़ती है, वो स्वस्थ हो जाएगा। जंगल से आप शेर को लाओ, किसी भी जानवर को लाओ, पिंजरे में बंद कर दो, वो बीमार होगा तो वेटनरी डॉक्टर के पास ले जाओ या जंगल में ले आके छोड़ दो। कौन सा ऑप्शन अच्छा है? सबसे अच्छा ऑप्शन है कि वो जिस माहौल में रहने का आदी है, जिस एनवायरनमेंट में रहने का आदी है, जिस तरह खाने के लिए आदी, उसको वहाँ छोड़ाओ। एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, कहावत क्या, एक कहानी है। एक डॉक्टर थे, शायद मैकफेडन है, उनका घोड़े को कैंसर हो गया था। मैं कई बार इस कहानी को बताया हूँ। तो उन्होंने घोड़े को जंगल में छोड़ दिया था।
1 महीने के बाद गए तो घोड़ा सही हो गया, सही होना चालू हो गया। 2-3 महीने में घोड़ा खड़ा हो गया, जिसको डॉक्टर ने बोला था इसको इंजेक्शन लगा के मार डालो आप, उन्होंने जंगल में छोड़ दिया। घोड़ा खुद ही सही हो गया, उसको किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ी। और इसके पहले उसको रोज इंजेक्शन लगते थे, उसको दवाइयाँ दी जाती थी, उसके बाद ही वो बीमार था। तो प्रकृति जो है उसके पास समाधान है हर चीज़ का। वो समाधान क्या है कि आप उसके साथ सामंजस्य बैठाइए, अपने शरीर की लैंग्वेज को समझिए, अपनी सहजात प्रवृत्ति को जागृत कीजिए, अपना मूल आहार खाइए, भूख लगने पे खाइए, प्यास लगने पे पानी पीजिए, नींद लगने पे सोइए, मेहनत वाला काम करिए, पॉजिटिव सोच रखिए। यही तरीके हैं स्वस्थ रहने के। तो यही मुद्दे थे आज की चर्चा के कि मूल आहार का मुद्दा क्यों महत्वपूर्ण है, वो मैंने समझा दिया। मांस जो है, अन्न के बारे में, अन्न जो है वो आमतौर पे चिड़ियों का खाना है। तो चिड़ियों का जो शरीर की बनावट है वो अलग है। कच्चा अन्न जो है वो चबाने वाला चीज़ तो होती नहीं है, उसको भी चिड़ियाँ लोग निगलती हैं। निगलने के बाद उनके शरीर में एक क्रॉप करके एक जगह होती है, जहाँ वो नमी और सलाइवा से वो पहले सॉफ्ट होता है, फिर उसका एक स्टमक होता है जो बहुत पावरफुल मांसपेशियों का बना होता है। उस मांसपेशियों में वो चिड़ियाँ ये भी खा लेती हैं, कंकड़ वगैरह भी खा लेती हैं, उससे वो प्रेशर होके उसको उसको जैसे चक्की में पिसता है ना, ऐसे वो पिसता है और उसके बाद वो हजम होता है। तो हमारी तो संरचना वैसी है ही नहीं, इसीलिए हम कच्चे अन्न को पचा नहीं पाते, हमको उसको पकाना पड़ता है। डिहाइड्रेटेड फूड है वो अच्छे से पचता नहीं है, फर्मेंट हो जाता है पेट में और बीमारी पैदा करता है, म्यूकस पैदा करता है ना। तो एक किताब है, इसको पढ़ना चाहिए सभी को, म्यूकसलेस डाइट हीलिंग सिस्टम, एर्नोल्ड इरेट जर्मनी के लिखी हुई किताब, बहुत अच्छी किताब है। तो उन्होंने बताया कैसे बीमारी पैदा होती है जब हम लोग ऐसा खाना खाते हैं जिसका रेसिड्यू जो है वो एसिटिक होता है। तो वो हमारी आंतों में जहाँ जहाँ म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं, है ना, वहाँ से जो है ना वो उसकी इन्फ्लेमेशन चालू होती है और बीमारी की मूल वजह यही है, उनका कहना है। तो असली में तो उनका मतलब यही है कि जो भी खाना हमारा है वो हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन पैदा नहीं करता। इसके अलावा जो भी हम खाना खाते हैं, नॉन वेज खाएं, पका हुआ खाना खाएं, अन्न खाएं, ये सभी कम ज़्यादा हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं। तो हम लोग मनुष्य लोगों ने क्या किया कि मूल आहार को तो छोड़ ही दिया, अब केवल बीमार होने पे लोग मूल आहार खाते हैं, जब कुछ पचता नहीं है। और बाकी समय वो फूड जो हम लोग ने सर्वाइवल के लिए मजबूरी में दिमाग लगा के आविष्कार करके पैदा कर लिया, आज हम सर्वाइवल फूड को ही, जो कि प्राकृतिक तौर पे भी सर्वाइवल फूड नहीं है, अपराधिक तौर पे सर्वाइवल फूड है, उसको मूल आहार बना लिया। यदि आप 70-80% भी यदि उसको खा पाए मूल आहार को, तो बहुत सारी बीमारियां हल हो जाती हैं, थर्ड स्टेज की डेज को छोड़ के। तो हम लोग तो यही सिखाने की कोशिश कर रहे हैं आप सभी को कि धीरे धीरे समझिए इस बात को कि कैसे आप बीमार होते हैं और कैसे आप उसको ठीक भी कर सकते हैं। ये पूरी बागडोर जो है ना, बीमार होने की आपके हाथ में और ठीक होने के हाथ में, उसमें डॉक्टर का बीच में या दवाई का या फार्मास्यूटिकल कंपनी का या ऑपरेशन का कुछ किसी चीज़ का लेना देना नहीं है। सिर्फ आपको अपना माइंड सेट को बदलना है और समझने की कोशिश करना है कि मुझे क्या खाना चाहिए। जो खाना आपके सामने जब आता है तो आपको उसको देख के तुरंत ये सोचना चाहिए कि ये खाना मेरे लिए अंदर जाके क्या करेगा पेट में। मुझे कैसा लग रहा है ये सवाल नहीं है, ये जाके अंदर मेरे शरीर में क्या करने वाला है, इस बात का आपको एहसास होना चाहिए। ये नॉलेज आपको इकट्ठा करना है अपने पास, इसके बारे में सोचना है। आंख बंद करके कुछ भी पेट में नहीं डाल देना। हमारा ये पेट डस्टबिन नहीं है, एक मशीनरी होती है, उसमें भी आप तेल डालते हैं, ऑयल डालते हैं तो सोच समझ के डालते हैं कितने नंबर का ऑयल डालना है। लेकिन इतनी कॉम्प्लेक्स ह्यूमन मशीनरी है, उसमें जब हम कुछ भी डालते हैं तो मैंने देखा पार्टियों में लोगों को खाते हुए, इधर से उठाया उधर से उठाया, 25-30 आइटम डाल दिए। उनको लगता है कि शरीर इतना इंटेलिजेंट है कि वो उसमें से काम की चीज़ निकाल लेगा। ऐसा नहीं होता। शरीर को जितना सिंपल आप सप्लाई करेंगे, उतना वो सिंपल तरीके से उसको पचाएगा। जितना कॉम्प्लेक्स आप डालेंगे, उतना पचाने में कोई दिक्कत होगी और उतना उसका जो गंदगी ज़्यादा बढ़ेगी। तो जब हम सिंगल या मोनो डाइट जब लेते हैं तो उसमें ये सब दिक्कतें नहीं आती हैं। तो उसको आपको समझना है कि जब भी आप बीमार होते हैं, कोई सिम्टम आते हैं, तो फिर आपको इससे रिवर्स जाना है, उसी उसी खाने पे जाना है जिस खाने को हम लोग भूल चुके हैं। वही फलाहार, वही सब्जियां, सलाद, वही बीज, वही सीड्स वगैरह जिसको बोलते हैं,
सीड्स और नट्स जिसको हम लोग बोलते हैं, ये कम मात्रा में यदि लेते हैं, सब्जियां लेते हैं और फल लेते हैं, तो ज़्यादातर बीमारी आपको कभी होने वाली नहीं है, होती नहीं है। जिसको है उसकी भी ठीक हो जाएगी, मेरी भी ठीक हुई, मेरे जैसे हज़ारों लोगों की ठीक हुई, और अब बीमारी होती भी नहीं है। और यदि होती है तो समझ में आता है कि कैसे हुई, तो उसको तुरंत बंद कर दिया जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा आपको बहुत स्ट्रिक्ट डाइट में आना है कि दिमाग लगाना है कि नहीं हमको फल नहीं मिल रहा है तो मेरे को कुछ नहीं खाना है, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए कि कहीं पे यदि गड़बड़ी होती है तो कैसे उसको मैनेज करना चाहिए, और कैसे आपको ट्रैक में आ जाना है, फिर से अपने आप को स्वास्थ्य की तरफ लेके जाना है। थैंक यू। किसी का कोई सवाल होगा तो बताएंगे।